नमस्कार, सटीक सच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और बजट से एक दिन पहले हम बात कर रहे हैं कि कैसा होगा बजट और खासतौर से डिफेंस सेक्टर को लेकर बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज है शनिवार और संडे यानी कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा सुबह 11 बजे। दुनिया भर की, देश भर की जो निगाह है, क्या कुछ होगा वित्त मंत्री के उस पिटारे में अलग अलग सेक्टर को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी नजर, सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो रहेगा डिफेंस सेक्टर को लेकर, रक्षा क्षेत्र को लेकर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा बजट पेश हो रहा है। क्या इस बार का बजट जो है वो ऑफेंसिव कहा जा सकता है, डिफेंस सेक्टर को ऑफेंसिव और एक्शन ओरिएंटेड रहेगा? आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी हैं। अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया सटीक सच में बात करने के। सर, मेरा पहला सवाल कि कल बजट पेश होना है, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बार का जो बजट होगा वो डिफेंस सेक्टर को बड़ा फोकस करेगा? जैसे पिछला अगर हम देखें तो लगभग 6 लाख, 6.5 लाख के आसपास, करोड़ के आसपास, 6,81,000। हाँ, इस बार क्या ज्यादा उम्मीदें हैं? बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो था करीब बजट का 13% के करीब डिफेंस पे था, लेकिन जीडीपी का 1.9% था। और अगर हम इससे इक्विवेलेंट करेंसी में बात करें तो करीब 81 बिलियन डॉलर था। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे प्रतिद्वंदियों से, जो हमारे एडवर्सरीज हैं, जैसे चाइना, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश भी ऐड हो गया उसमें, तो अगर इन तीनों का बजट मिलाएं पिछले साल का, इसका करीब 262 बिलियन डॉलर है और हम खर्चा कर रहे हैं 81 बिलियन डॉलर। तो जिसमें से 3 में से 2 हमारे एडवर्सरी जो हैं वो न्यूक्लियर भी हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो ये 1.9 वाला फितूर है, ये दिमाग से निकालना पड़ेगा। हम लोगों को इसको बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर हमने इसको नहीं बढ़ाया, लेकिन क्या हम, एक दूसरा प्रश्न आता है, क्या हम मैच कर सकते हैं 262 बिलियन डॉलर? बिल्कुल नहीं कर सकते। हमारे देश में और समस्याएं भी हैं, गरीबी उन्मूलन है, शिक्षा पे है, स्वास्थ्य पे है, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर खर्चा करने की आवश्यकता है। तो शायद इसके साथ जो एक नया आयाम जुड़ता है वो होगा कि हम आत्मनिर्भरता पे कितना जोर देते हैं। जहां आत्मनिर्भरता की हमने बात की तो 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। आत्मनिर्भरता पे आपसे जरूर बात करूं, लेकिन अजय जी, क्या आपको जैसे बजट बढ़ता है तो किस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए? आधुनिकीकरण पर, या फिर इनोवेशन पर, रिसर्च पर, या फिर एआई को लेकर, या फिर जो हम फ्यूचर वेपन की बात करते हैं उस पर? देखिए, ऐसा है कि जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं, कुछ होते हैं लीगेसी वेपन्स, जैसे कि हमारे, वो तो कम नहीं होंगे कभी। राइफल की तो ज़रूरत हमेशा पड़ेगी। आप देखिए कि सिंदूर में एक जो गन जिसने बहुत इफेक्टिव काम किया था, L60, L70 गन, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज की हैं एडी गन्स, जो आकाश तीर के साथ उन्होंने लगा रखी थी। तो इसका मतलब जो लेगेसी वेपन्स हैं वो तो नहीं जाएंगे, वो रहेंगे। दूसरी चीज़, जो कॉन्टेम्प्रेरी वेपन्स हैं, जैसे कि हमारी गन्स हैं, टैंक्स हैं, इनको क्या कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तीसरा जो फ्यूचरिस्टिक है, पहले तो जो एक नया आ गया, जैसे ड्रोन से रिलेटेड हमारे पास आ गए। ड्रोन से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट हैं जो कि हमें ज़रूरत है, लेकिन इस सर्वेलेंस से रिलेटेड इनके इक्विपमेंट, और एक फ्यूचरिस्टिक जैसे हाई एनर्जी वेपन्स। आपने जैसे अभी वेनेजुएला में देखा था कि उन्होंने कहा कि जो जितने भी उनके सुरक्षाकर्मी थे, वो हाई, उन्होंने ऐसी साउंड वेव मारी कि वो सब के सब बेहोश हो गए। सबके सब बेहोश हो गए और मदुरो को उठा लेगा, किसी को पता ही नहीं चला। तो ये कहने का मतलब, हो सकता है वो थोड़ा डिस्प्यूटेबल हो, उसमें और भी चीज़ें थी, लेकिन ये हाई एनर्जी वेपन्स भी एक फ्यूचरिस्टिक हैं। ड्रोन्स में भी आप देखिए कि जो कासिम को मारा था इन्होंने, या बगदादी को मारा था अमेरिकन ने, कासिम अपना सड़क पे चले जा रहे, सडनली गायब हो गए, मर गए। कैसे मर गए? वो 30,000 ऊपर से ड्रोन है और उसने उनको टारगेट किया। बगदादी अपने वरांडे में बैठे चाय पी रहे, पीछे से मारा, वो खत्म हो गए। तो ये जो वेपन सिस्टम्स हैं जो बहुत ही लीथल है और इनकी आवश्यकता जो फ्यूचरिस्टिक है, तो हमको इनका बैलेंस बनाना पड़ेगा। साथ ही जो है, अगर इनके ऊपर आप खर्चा करोगे तो या तो यह है कि आप ओपन मार्केट से खरीदो, तो जैसा मैंने बताया 81 बिलियन डॉलर में नहीं हो पाएगा। आप रिसर्च पे अगर खर्चा करोगे तो आप जो है फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स पे ला सकते हो। तो मेरा अपना मानना है कि हमारे जैसे एक एरिया हम लोगों ने बहुत डेवलप कर लिया है, जो हमारा मिसाइल सिस्टम, कि हमारी जो
हाइपरसोनिक्स पे हम काम करने लगे हैं। तो ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी, बहुत, जिसको कहा जाए कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसके ऊपर हमको ज़रूरत है। हमारे अभी भी एक एरिया जो बहुत वीक है, जैसे हमारे एरो इंजन एंड गैस टर्बाइन इंजन, जो मरीन इंजन, इस पर ज़्यादा फोकस करने की इस जरूरत पे फोकस करने की, क्योंकि आज भी आपने देखा किस तरह से आपकी उसने बाहें मरोड़ रखी हैं। G404 दिया ही नहीं उसने, मतलब अभी तक सिर्फ 12 इंजन आए हैं। वो जो आप बात कर रहे थे ना आत्मनिर्भरता की, वो बहुत जरूरी है। लेकिन सर एक सवाल और है कि इस बार का जो इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ पार्लियामेंट में, उसमें एआई को लेकर एक अलग से चैप्टर, टोटल उस इकोनॉमिक सर्वे में 16 चैप्टर रखे गए, जिसमें एआई को एक अलग से चैप्टर दे दिया गया। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में एआई और डिफेंस सेक्टर में खासतौर से एआई एक बड़ा रोल अदा करने वाला है? 3-4 एरियाज है डिफेंस सेक्टर में। एआई का तो बहुत इंपॉर्टेंस है। एआई का मतलब ये है कि आपके अपने दिमाग का एक्सटेंशन। आज की तारीख में संतोष जी, आप अगर गूगल से पूछो कि संतोष चौधरी इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं, वो आपकी स्पीच बना के दे देगा आपको, पूरा सामने आ, क्योंकि आपके एक ट्रेंड से आता है ना। फिर उसमें आपको जो चेंज करना हो कर लीजिए। फ्यूचर वॉरफेयर में एआई का बहुत इंपॉर्टेंस होगी। इसी से रिलेटेड 2 फील्ड और है जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस होगी। एक है क्वांटम कंप्यूटिंग। आप देखिए जिसके जितना डेटा आपके पास आएगा, इट इज़ प्लूथोरा ऑफ डेटा, इतना ज़्यादा डेटा होगा कि अगर आप ह्यूमनली उसको एनालाइज करने लगो या नॉर्मल कंप्यूटर से करोगे तो लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, आप डेटा एनालाइज नहीं कर पाओगे। तो आपको रियल टाइम में बहुत क्विकली मिलियंस ऑफ डेटा जो है उनको, तो इसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग पे बहुत जोर। तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दिनों से एक क्वांटम मिशन बना रखा है, क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन बना रखा है। उस पे बहुत जोर देने की ज़रूरत होगी। रोबोटिक्स पे, रोबोटिक्स के ऊपर बहुत जोर दिया जाएगा। आपने देखिए कि जैसे कि अभी उन्होंने ड्रोन्स में भी, जैसे अभी उन्होंने एक म्यूल दिखाया जो लॉजिस्टिक्स के लिए, वो जो आपने बोला कि जिसको बोलते हैं ना कि रोबोटिक डॉग्स, वो बेसिकली वो तो रोबोट्स हैं। तो वो रोबोट्स जब आएंगे तो आप माइनफील्ड को भी क्रॉस कर सकते हो, लॉजिस्टिक्स में आप सामान भी ले जा सकते हो, एंड सर्टन वेपन सिस्टम्स ले जा सकते हो। अच्छा, दूसरा क्या है कि इनका सिग्नेचर इतना छोटा होता है कि अगर मान लीजिए जबकि जो अनाम जो अनमैन्ड व्हीकल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, वो रेडार की रेंज में नहीं आएंगे, आते नहीं हैं। तो इसलिए, और थोड़ा सा पैसा लगता है, सस्ते भी पड़ते हैं। कहाँ एक हवाई जहाज़ गिरेगा तो बहुत बड़ा खर्चा होगा, ये छोटे छोटे खर्चे हैं। इस बार का जो बजट है, क्या आपको लगता है कि जो पिछले कई वर्षों से जो ग्रोथ रेट रही है भारत की, जो विकास दर रही है, इस बार भी इकोनॉमिक सर्वे में साफ तौर पे कहा गया कि 7.6 तक जाएगा, नहीं कम से कम भी रहेगा तो 6-6.5% के आसपास रहेगा? नहीं, वो ये बूस्टअप है जी। IMF, वर्ल्ड बैंक, स्टैंडर्ड एंड पुअर रेटिंग एजेंसी, जितनी रेटिंग एजेंसी हैं, सबने 6 से ऊपर तो आपको दिया ही दिया है ना। हाँ। एंड दुनिया में कोई देश नहीं कर रहा। चाइना एक है 4% के आसपास है, लेकिन चाइना का कुछ पता नहीं है कि इतना सच है कितना झूठ है, उसमें क्या पता है, हम लोगों को कोई उसके बारे में कुछ नहीं आप कह सकते हो। तो जो तो हमारी ये जो एक तो GDP ग्रोथ रेट, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो इसमें जो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि जो आपका एक रिज़र्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, $700 बिलियन है आपके पास करीब है आज की तारीख में। तो इसका मतलब आप जो जियोपॉलिटिकल पुल्स एंड प्रेशर्स हैं उनको विथस्टैंड कर सकते हैं। इंडिया ने एक और काम किया इसमें बहुत अच्छा, सोना खूब खरीदा है इधर हाल में। सोने चांदी का भी जिक्र किया गया इस बार। तो सोना जो है हमारे पास जो है करीब 800 टन से ज़्यादा हो रखा है। तो इसका मतलब वो आपकी करेंसी के अगेंस्ट, आपको याद है 91 में आपको अपना सोना मॉर्गेज करना पड़ा था, आपके पास से $9 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था। तो वो एक बहुत चीज़, इससे बड़ा इनको फ़र्क पड़ेगा कि हमारा ये इस पे। तो ये आपने चाइना का जिक्र किया। चाइना देखिए प्रोडक्शन के मामले में हम सभी जानते हैं कि बहुत आगे, इलेक्ट्रिक उत्पाद को बनाने में बहुत आगे, ट्रेड के मामले में बहुत आगे, लेकिन फिर भी GDP में उसका असर क्यों नहीं दिखता? भारत का पूरा असर GDP में दिख रहा है, 6% 7% दिख रहा है। वजह क्या मानते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है, बहुत बढ़िया है आपने प्रश्न पूछा और इसका उत्तर बहुत मज़ेदार होगा। कारण क्या है कि चाइना ने क्या किया, जो 1970 के दशक में, जबकि
अमेरिका ने तत्कालीन सोवियत यूनियन को गिराने के लिए चाइना के साथ कोलैबोरेट किया। तो चाइना से जो यूरोप की और अमेरिका की वेस्टर्न पावर की कंपनियों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया चाइना में। चाइना की जो थी उस वक्त जो मैन पावर थी, अवेलेबिलिटी वाज क्वाइट लार्ज, क्योंकि अनचीपर लीवर था एज कम्पेयर टू वेस्ट, तो जो और इनोवेटिव स्किल्स थी। तो इसकी वजह से चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, दुनिया का कारखाना बन गया। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने उसी दौरान पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए वन चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी लाई। वन चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी लाने से क्या हुआ कि आज की स्थिति में अब उनकी पॉपुलेशन धड़ाधड़ नीचे जा रही है। जब नीचे आ रही है तो उन्होंने बहुत इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन लोगों को यूज टू हो गए कि अब कम बच्चे होने चाहिए। तो जो उनकी वर्किंग पॉपुलेशन है वो एजिंग हो रही है, वो घटती जा रही है, वो एजिंग हो रही है। तो जब वर्किंग पॉपुलेशन कम होगी तो या तो आप कहो पूरा का पूरा रोबोट्स पे चलो, जैसे जापान करता है, वो शायद संभव नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारा अगला 15 से 20 साल रहेगा, क्योंकि हमारी भी अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट करीब 1.9 के आसपास है, और जो कि मतलब रिप्लेसमेंट रेट है। तो अगले 15-20 साल हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके बाद हमारे पास डिविडेंड कम होने लगेगा, क्योंकि पॉपुलेशन फिर एजिंग होने, क्योंकि हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है। तो मेरा अपना मानना ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने जोर दिया, उनका मैन्युफैक्चरिंग अभी कम होने लगा है। दूसरा, जो जितना बेस बड़ा होता जाएगा उस पर ग्रोथ भी उसी हिसाब से, क्योंकि आपके पास 10 रुपए हैं, कल 20 मिले तो 100% इंप्रूवमेंट है। आपके पास 20 है और आपके 25 हो गए तो आपका तब भी 50% ही है। तो ये तो रेशियो आपको याद रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। जिस तरीके से दुनिया भर में उथल पुथल है, राजनीतिक अस्थिरता है, जियोपॉलिटिक्स की बात करें, क्या आपको लगता है कि उसका भी एक बड़ा दृष्टिकोण रहेगा, कहा जा सकता है उसको भी ध्यान में रख के इस बार बजट में कुछ चीजें रिफ्लेक्ट होंगी? ऑलरेडी होने लगा, डिफेंस को लेकर हो, चाहे एआई को लेकर ऑलरेडी होने लगा, ऑलरेडी होने लगी है। देखिए क्या है कि अमेरिका टैरिफ, आप देखिए कि दो चीजें डिफेंस के लिए या किसी देश की प्रगति के लिए बहुत जरूरी हैं। पहले एक केस स्टडी ले लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। देखिए, अमेरिका की जो सबसे बड़ी 5 डिफेंस यूनिट्स हैं दुनिया की, वो अमेरिकन है। तो आप समझ लीजिए कि वो हथियार बनाते रहे, लोगों को देते रहे, लड़ाइयाँ कराते रहे, और उनकी लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं, उनकी जीडीपी भी ठीक ठाक चल रही है। नंबर 1। दूसरी चीज़ आपको बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है एनर्जी। तो एनर्जी पे अगर आप जोर देंगे, तो इसलिए चाइना ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, आप देखिए कि दुनिया भर का जो सबसे ज़्यादा लिथियम खरीदा है वो चाइना ने खरीद लिया, दुनिया भर से खरीद रखा है। रेयर अर्थ उसके पास है। चाइना के ऊपर उसने टैरिफ अमेरिका ने नहीं लगाई, हमारे ऊपर लगा दी, क्योंकि उसके हाथ में उसने कहा कि हम तुम्हें रेयर अर्थ नहीं देंगे तो उनका जो ईवी इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो ये चलते हुए, इसके चलते हुए जो बजट में है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कुछ दिनों से उनको, जहाँ अमेरिका ने ये टूरिफ की लड़ाइयाँ शुरू की, तो आप देखिए पिछले कुछ दिनों में करीब 14 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कर चुका है, जिसमें कि मदर ऑफ ऑल एग्रीमेंट जो है वो यूके के साथ हुआ, जिसमें कि 2 बिलियन लोग और करीब 27 ट्रिलियन का हो गया। ये अमेरिका की जीडीपी से ज़्यादा है, जो 4 हमारे 23 उनके मिला के 27 हो गया। तो वो एक हुआ है। तो ये 14 तो ये हुए, और 6 प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। तो जो उथल पुथल को आपको करना है, 2-3 लेवल पे करना होता है। या तो एक आप अमेरिका के साथ उनके जी हजूर बन जाओ, जो कि बहुत सारे देश करते हैं। लेकिन जब से ट्रम्प साहब आए हैं, तो उससे आने से एक जो बहुत बड़ी चीज़ है कि अमेरिका की अपनी क्रेडिबिलिटी कम होने लगी है। तो अब आपको अगर कब वो धोखा दे दें क्या पता, भरोसा नहीं है। तो इसलिए आपने क्या किया है कि अलग से एक अपना इकोसिस्टम बनाना शुरू किया। आपने एक G20 में जो इंडिया ने बहुत चालाकी से काम किया कि एक तो ने रशिया को छोड़ा नहीं, कभी भी किसी स्टेज पे नहीं छोड़ा। रशिया से हमारा चल रहा है, वो अब $60 बिलियन का हो गया हमारा उनका ट्रेड, और जबकि और बढ़ने की उम्मीद है, जो अब की पुतिन की विजिट के बाद हुआ। दूसरा हमने क्या किया, एक साउथ के देशों के साथ, जो वर्ल्ड साउथ है, उसके साथ कोशिश की, जो G20 के टाइम पे उनको मिला भी लिया, अफ्रीकन यूनियन को। तीसरा ब्रिक्स,
आज ब्रिक्स देखिए कि ब्रिक्स की जो एक्चुअल जीडीपी है ये तो G7 से भी ज़्यादा हो G7 से भी रखी ज़्यादा हो है। गई। एंड उसमें नए देश भी ऐड हो गए, जैसे कि इथोपिया है, इजिप्ट है, ईरान है, इस तरह से कई देश उन्होंने इसमें इंक्लूड कर लिए। तो ये एक दूसरा एक अलायंस बना। तीसरा जो है हमारी ये FTAs हैं। चौथा जो एक अमेरिका को बहुत ज़रूरत थी कि हम जो है चाइना से हमारी लड़ाई रहे, सडनली हमने उनसे चांजिन के बाद दोस्ती शुरू कर दी। तो हमारी मतलब लड़ाई नहीं है उनसे, हालांकि हम केयरफुल हैं, हाँ। लेकिन लड़ाई नहीं है। अब आपने देखा कि जो FTA हमारा EU के साथ हुआ, चाइना ने उसकी तारीफ की है। तो इस सब के चलते एक चीज़ जो बड़ी क्लियर है कि एक तो जियो पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल होती है, जीतता वही, जैसे चेस का बोर्ड होता है ना, कि जो 3 चाल आगे सोचे। तो आज की तारीख में मतलब हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से 3 या 4 स्टेप आगे सोचना शुरू किया, इसी को किया। लेकिन सर मेजर जनरल, जब हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, क्या हथियार बनाना ही सुपर पावर का तमगा है? कि अमेरिका ने हथियार बना लिए, रशिया क्यों नहीं बना पाया, चाइना क्यों नहीं बना पाया, भारत क्यों नहीं बना पाया? अगर यही एक कॉन्सेप्ट हो कि जो देश ज्यादा हथियार बनाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, वही सुपर पावर रहेगा, नहीं, ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल में जो असली फ्यूचर की लड़ाइयाँ होंगी उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो इकोनॉमिक्स है। अच्छा, सस्टेनेबिलिटी तो वहीं से आएगी ना। वहीं से आएगी। आप देखिए कि 65 की लड़ाई क्यों बंद हुई? क्योंकि उनके सारे एमिनिशन खत्म हो गया पाकिस्तान का। हमारा भी एमिनिशन तो कुछ है ही नहीं, तो लड़ोगे किस लिए? तो आप अपना अगर नहीं बना रहे हो तो पहली चीज़ तो ये है कि इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा, आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अगर आपका मजबूत होगा तो आप पैदा कर सकते हो वेपन्स सिस्टम्स। जैसे कि आज की तारीख में हम सडनली, अभी हाल में खबर आई कि जो एमिनेशन है उस पर हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो गए। तो अब अगर लड़ाई 10 साल चले, हम तो एमिनेशन बना ही रहे हैं, हथियारों की हो सकता है ज़रूरत पड़े, तो इसलिए हमको इस पर जोर देना पड़ेगा कि हमारी आत्मनिर्भरता कितनी बढ़े। तो सस्टेनेबिलिटी में दूसरा पॉइंट है, इकोनॉमिक्स के बाद हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कितना आत्मनिर्भरता पे डिपेंडेंट है। 65 की लड़ाई का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि 65 की लड़ाई में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था कि अमेरिका ने कहा कि हम तुमको हथियार नहीं देते। तो जहाँ अगर आपको हथियार नहीं रुक गई तो कैसे काम चलेगा? तो आप देखिए कि आज की तारीख में आपका जितना ज़्यादा ये मैरीटाइम पे आप बहुत जोर दे रहे हो, क्योंकि मैरीटाइम में आपको ज़रूरत है। तो दूसरी चीज़ जो है आत्मनिर्भरता। तीसरी चीज़ जो डेटरेंस, न्यूक्लियर वेपन्स पे आपको, तो आप देखिए कितना भी आप कर लो, लड़ाई यूक्रेन की चले जा रही है, अभी भी लोग, पूरा यूरोप घबराया हुआ है, अमेरिका घबराया हुआ है, बिकॉज रशिया के पास 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये तीसरी चीज़ ये है। और चौथी चीज़ जो सबसे भी बड़ी है, रिसोर्सेस। आप देखिए दुनिया का 25% पानी अमेरिका के पास है। तो अगर उनको गैस चाहिए, जैसे कि वो शेल गैस, इसकी फ्रैकिंग के लिए 25 मिलियन पानी लीटर आपको चाहिए होता है, फ्रेश वाटर चाहिए। दुनिया का 25% वाटर उनके पास है। रशिया के पास कोल है, स्टील है, जो आयरन ओर है, गैस है, ऑयल है। तो आप रशिया को तो ये तीसरी चीज़ हो गई, रिसोर्सेस। चौथी चीज़ ज्योग्राफी। आप देखिए एक बड़ा आकार, और जैसे अमेरिका है, दोनों तरफ समुद्र है। वहाँ पहुँचने के लिए या तो आप जो 9/11 टाइप कुछ करो, नहीं तो आप पहुँच ही नहीं सकते। रशिया में आप घुस जाओगे तो इतिहास बताता है कि चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे हिटलर हो, घुसे, लेकिन वो साइबेरिया तक तो पहुँच ही नहीं सके। तो ये ज्योग्राफी का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आपका देश की ज्योग्राफी कितनी मजबूत है। जो हिंदुस्तान की, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान इतने दिन से कोशिश कर रहा था कि हमको, क्योंकि उनका देश छोटा है तो कि हम तो उसके पार जा सकते हैं, तो वो क्या कहते थे कि अफगानिस्तान है, ईरान हमारे स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। आपने क्या किया जियो पॉलिटिक्स में? वो हटा दिया। आपने उनको, आज अफगानिस्तान के खिलाफ है, ईरान उनके फेवर में नहीं। अब
इसीलिए वो सांप ससुदर वाली हालत उनकी हो गई है। अगर ईरान और अमेरिका की लड़ाई में वो अपने बेसेस देते हैं तो ईरान उनके खिलाफ हो जाता है, ईरान उनके खिलाफ हो जाता है तो बलूचिस्तान मूवमेंट तो और बढ़ जाएगा, मूवमेंट और बढ़ जाएगा, ये और तो मजबूत हो जाएगा। ये जो है इस सब के चलते लेकिन आपने नेचुरल गैस की बात की और रेयर मेटल्स की बात की। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में भी बजट तो चलिए कल पेश होगा, क्या इसीलिए इस बार ज्यादा फोकस किया? पीएम मोदी भी पहले भी कह चुके कि अब भारत जो है रेयर मेटल्स को खोजने में काम करेगा, उसके लिए अलग से फंड निर्धारित होगा। क्या वो भी एक ताकत बढ़ाएगा भारत को? बिल्कुल, क्योंकि क्या देखिए ऐसा है, हम लोग अभी सिर्फ ये बातें कर रहे हैं कि हम कैसे अपनी ताकत बढ़ाएं, लेकिन हमारी मुश्किलें कैसे घटा सकते हैं उस पर हम बात नहीं कर रहे। हमारे देश की समस्याएं, हमारे क्या दुनिया की समस्या है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो आपको जितना फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस है उतनी घटानी पड़ेगी। अगर फॉसिल फ्यूल पे घटानी है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन अदर मीन्स से बढ़ाना है। एक तो उसके लिए रिन्यूएबल्स, दूसरा उसके लिए न्यूक्लियर, और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी थ्रू जो लिथियम वगैरह जैसे कि ईवी वगैरह पे अगर आप करोगे तो जब इस पे आएगा। तो इसीलिए आप देखिए कि अगेन चाइना का मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले से उसने सोच लिया, हमारे यहाँ तो सिर्फ 21 ही प्लांट बन रहे हैं, उसके यहाँ जाने कितने प्लांट वो बना रहा है, न्यूक्लियर प्लांट। उसने चिली में, अर्जेंटीना में, बोलिविया में जो भी लिथियम के एरिया है वो सब खरीद रखे हैं। वो अफगानिस्तान से भी वो मिलाप किए हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में भी कुछ एरिया जो हैं जो जहाँ पे कि रेयर अर्थ हैं, तो वो जहाँ रेयर अर्थ पे वो काम करे जा रहा है। तो रेयर अर्थ जो है नबीडियम वगैरह उसमें जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ईवी के लिए बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ भी इस पर हमारे यहाँ जैसे लिथियम मिल गया, लिथियम, हाँ, हमारे यहाँ लिथियम जो है रियासी में मिला है, कुछ राजस्थान में भी मिला है। और इस सब जो दूसरा जो यूरेनियम था, आज ही हमने देखा है कि आपका जो अगले महीने मार्च के महीने में कार्नी साहब आ रहे हैं कनाडा से, उसमें 2.8 बिलियन डॉलर का एक एग्रीमेंट है, लाइक शामिल है। 10 साल के लिए आपको वो यूरेनियम सप्लाई करेंगे। क्योंकि क्या है जो ये है प्रेशराइज हेवी वाटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें एंड टू एंड हम कर चुके हैं न्यूक्लियर में। और हम जो है अभी स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमको यूरेनियम चाहिए। उसके लिए जो थोरियम हमारे पास है, जो मोनाजाइट सैंड से है, उसको उससे ज़्यादा हमको यूरेनियम चाहिए। तो यूरेनियम हमारे तुमलापल्ली में है, थोड़ा और जगह दुमियासाट है, जादूगोड़ा, कई जगह है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। असली चीज़ हमको चाहिए ये कनाडा से मिलेगा। जी, बजट की लगातार बात करें, एमएसएमई और स्टार्टअप, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में, क्योंकि इस बार भी बड़ा इकोनॉमिक सर्वे में भी एक अलग से चैप्टर उसको दे दिया गया है। बड़ा असर दिखेगा आने वाले समय में? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, एमएसएमई और स्टार्टअप इनके दो रोल होते हैं। एमएसएमई में जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक एग्जांपल पहले देता हूँ आपको। आपके देखिए जो ये टूल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स का इंडस्ट्री के टूल, आप वर्ल्ड के लीडर हो, लेकिन क्या आपके यहाँ कोई वो फोर्ड है? कोई नहीं, सब एमएसएमईज हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, और हमारी जो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, हमारा देखिए कि हमारे जो सिस्टम था, ढाके की मलमल की बात करते हैं तो क्या कोई वहाँ मैनचेस्टर की कंपनी लगी थी? नहीं, वो गांव में जुलाहा बनाता था। आपकी पॉटरीज कौन बनाता था? कुम्हार। तो ये चीज़ें जो स्किल की कमी नहीं है, स्किल की कमी नहीं है। और छोटी इंडस्ट्री जो है उसमें अकाउंटेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें तो वो अपना खुद बनाता है ना, और ट्रेडिशनल है। तो ये एमएसएमई जो है, एक तो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा, तो एक अगर आंतरिक सुरक्षा रही, लोग खुशहाल रहे, तो देश वैसे ही मजबूत रहता है। और दूसरा क्या है, इकोनॉमी को ये एक कंडीशन साइकिल देता है कि आपका जो है ना इकोनॉमिक बूस्टर मिलता है। स्टार्टअप जहाँ तक सवाल है, वो नए एरियाज़ में, नीश एरिया में काम करते हैं और धीमे धीमे करके वो उनको बढ़ाते जाते हैं। कुछ सर्विसेज सेक्टर में है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है। तो जो अभी हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर आज की तारीख में है स्टार्टअप, 2 लाख के करीब है। और उसमें जो यूनिकॉर्न है वही है 125 से ज़्यादा है। तो इन सब के जो एक यूनिकॉर्न होगा उसमें करीब 100 आदमी तो होंगे। बिल्कुल।
तो इस तरीके से ये चीज़ पे अगर जितना आप जोर दोगे, और क्या है कि जो असली ताकत जो है वो हमारे लोगों की ताकत है। लोगों की ताकत। और इसमें मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सालों से, अगर आप दलगत राजनीति से ऊपर बात करो, तो जो 50 के दशक में जो आईआईटी सिस्टम आया, या 60 या 70 के दशक में आईआईएम सिस्टम आया आपके यहाँ, जो मेडिकल सिस्टम आया आपके यहाँ, कि जहाँ ये सब आया, तो आपके जितने ज़्यादा एजुकेशन पे जोर जाता है, एजुकेशन में जितना फोकस होगा उतना कहा जा सकता है रिजल्ट आया उससे। एक आखिरी सवाल, एज ए डिफेंस मैन के रक्षक, अब उसकी बात करें सैनिक के रूप में, तो क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार जो कल बजट सुबह 11 बजे आएगा? मुझे क्या आपको लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार वो डेफिनेटली सिंदूर में एक दो चीज़ें जो निकल के आई थी जिस पे कि हमको और काम करने की ज़रूरत है। एक्शन ओरिएंटेड जी। देखिए, उन्होंने कुछ चीज़ें उसके बाद की, लेकिन हमें अभी और बहुत कुछ करना है, क्योंकि डिफेंस के ऊपर 2-3 एरिया में बहुत खर्चा होने की ज़रूरत है। एक, डिफेंस R&D पे बहुत खर्चा होने की ज़रूरत है। डिफेंस सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ज़रूरत है, जैसे कि हमारे एरो इंजन्स हैं, गैस टर्बाइन इंजन्स हैं, जैसे हमने बोला, या हमारा जो डुअल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो जिसको बोलते हैं ना, जैसे स्पेस, अभी हम लोगों ने बात नहीं की, स्पेस साइबर, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो हमें इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आने की मुझे उम्मीद है कि इन एरियाज़ में काफ़ी आएगा, इन्वेस्टमेंट आ सकता है। आएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सटीक सच में आज मैंने बात की कि क्योंकि कल बजट आ रहा है और देश भर की निगाहें सुबह 11 बजे टीवी पर लग जाएंगी कि क्या कुछ उनके लिए अलग अलग सेक्टर में बड़ी संभावना है। नमस्कार।